अच्छा, अब देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं वो हैं 118। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हुए? ये एलिमेंट्स और इनके सारे आइसोटोप्स, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है। इनमें से स्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब हो गया कि वो कोई पार्टिकल या एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे और स्टेबल रहेंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली 260 ही हैं। 1500 में से 260 ही हैं वो स्टेबल हैं। तो यदि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में, है ना, वो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में यदि ग्राफ ड्रॉ करें, जितने न्यूक्लियाई हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है, तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई का एक पर्टिकुलर ट्रेंड हमको नजर आता है। ठीक है। तो इस ग्राफ में अपन ने क्या किया है, ये जो रेड लाइन है, तो रेड लाइन केवल ये डिपिक्ट कर रही है कि इस लाइन पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम है। ठीक है। और ये जो येलो लाइन है वो हमने प्लॉट किया है स्टेबल न्यूक्लियाई को। ठीक है। इस लाइन पे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब स्टेबल न्यूक्लियाई को यदि हम प्लॉट करें तो बिल्कुल, है ना, करेक्ट एब्सोल्यूट स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है ना, इसके आसपास, है ना, इसे इस तरह से यदि हम प्लॉट करेंगे तो रफली, है ना, स्टेबल न्यूक्लियाई जो है इस पर्टिकुलर ट्रेंड को शो करेंगे। ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं इस ग्राफ को देख करके। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम रहते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 20 के नंबर तक, है? तो A इजिकल टू 40 तक n जो है वो z के बराबर रहता है। ठीक है। टेंडेंसी रहती है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बराबर हैं। जो हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें n z के बराबर है वो है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम का मास नंबर जो है 40 है और n z के बराबर है, दोनों 20 ईच। ठीक है। अच्छा, 20 के बाद में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं। ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियस के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। जो हाईएस्ट एलिमेंट है ना, जो हाईएस्ट जेड के लिए जो एलिमेंट है जिसपे एक स्टेबल न्यूक्लियाई मिलता है वो है आपका बिस्मथ। ठीक है। तो बिस्मथ में जो न्यूक्लियस है उसमें मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का है। ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 209 माइनस 83, तो ये हो गए आपके 126। ठीक है। तो एक्सेस न्यूट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, एक्सेस न्यूट्रॉन्स हो गए 126 माइनस 83। ठीक है। तो 43 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि प्रोटॉन से ज़्यादा है। तो ये एक ट्रेंड आपको, है ना, ये शो हो रहा है। और इसके अलावा ये जो अपन ने 1500 न्यूक्लियाई की जो बात की वो इस लाइन के या तो इस तरफ होंगे, ठीक है, इस लाइन के या तो इस तरफ होंगे, और ये तो आगे तक जाएंगे क्योंकि स्टेबल न्यूक्लियाई तो यहाँ खत्म हो जाता है ना, इसके आगे भी मिलते हैं न्यूक्लियाई तो, है ना, जैसे यूरेनियम वगैरह है, और या फिर इसके नीचे होंगे। ठीक है। ये प्लॉट किया है बेसिकली, है ना, यदि हम प्लॉट करें तो इस टाइप से आएगा। अच्छा, 20 के नीचे भी अनस्टेबल न्यूक्लियस भी मिलते हैं, है ना, 20 के नीचे भी मिलेंगे। तो इस टाइप का रफली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने पे एक्सेस न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इतने हो जा रहे हैं। ठीक है।
तो ये एक्सेस न्यूट्रॉन्स का कारण क्या है ना, इसको देखते हैं। ये सपोज हमने एक हीलियम का न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है। ये ग्रीन वाले हैं प्रोटॉन हैं और लाल वाले जो है न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स पे आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये प्रोटॉन इसको इस तरफ पुश करेगा, ये इधर इस तरफ पुश करेगा। अच्छा, एक रफ आइडिया यदि हम लें कि ये टोटल फोर्स है कितना, तो ये इतना इनॉर्मस फोर्स है। जैसे हीलियम का रेडियस यदि हम निकालें, वो जो फॉर्मुलेशन अपन ने पहले देखा था, हम रेडियस निकाल सकते हैं हीलियम का। तो हीलियम का रेडियस है 1.9 फेम्टोमीटर, ठीक है। एक फेम्टोमीटर कितना था, 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया रेडियस ऑफ हीलियम। और रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना था, अराउंड 0.8 फेम्टोमीटर। दो प्रोटॉन के बीच में यदि हम फोर्स निकालें, दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स जो है, ये साइंटिस्ट वगैरह ने कैलकुलेट किया, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस वगैरह इनके बीच में निकाल करके, तो ये फोर्स आता है करीब अप्रॉक्सीमेटली 200 न्यूटन के आसपास आता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब 200 न्यूटन का मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो का फोर्स है दो प्रोटॉन्स पे, और दो प्रोटॉन्स पे 20 किलो का फोर्स है, जिनका जिनका मास जो है वो 10⁻⁻27 kg के रेंज में है। तो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इनको रिपेल कर रहा है। तो यदि कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं हुआ, तो ये तो प्रोटॉन तो वैसे ही एक दूसरे से मतलब है ना रिपेल होकर के और सारा न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो इसको, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इसके रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक फोर्स होता है जिसको साइंटिस्ट ने डिफाइन किया एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी, है ना। अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है इसका मैग्नीट्यूड, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये लगभग 100 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अभी जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया 200 न्यूटन, इससे 100 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। एक्सेप्ट इसमें इशू क्या है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है। रेंज इसकी रहती है लगभग 1 फेम्टोमीटर से 2.5 फेम्टोमीटर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसको एक तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स या वेलक्रो फोर्स भी बोलते हैं, कि कोई भी जो दो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो अपने आसपास के जो न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, उसको अट्रैक्ट करके और पकड़ करके रख लेते हैं, ठीक है। यदि बहुत बड़ा यदि हम न्यूक्लियस ले लेंगे, सपोज इस तरह का न्यूक्लियस हम ले लें, इस साइज का न्यूक्लियस ले लें, है, और यहाँ पे यदि कोई प्रोटॉन है और यहाँ पे यदि कोई न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन या ये प्रोटॉन यहाँ के न्यूट्रॉन्स पे या यहाँ के प्रोटॉन्स पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, ठीक है। क्योंकि यदि ये अपन ने 1.9 निकाला यहाँ पे, है ना, ये यदि 3.8 फेम्टोमीटर है, ठीक है, तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना से थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, 8 फेम्टोमीटर लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ये वाला प्रोटॉन है, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, ये इस सर्कल के अंदर जितने दूसरे न्यूक्लियॉन्स होंगे उसी को अट्रैक्ट कर पाएगा, इनको नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। जबकि कूलम फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो 5 किलोमीटर तक भी लगेगा, मतलब ये तो टेक्निकली ये तो यूनिवर्स के एंड तक लगेगा, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, पर अपने आसपास जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, 100 गुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में दो एलिमेंट तो अपन ने देख लिए। पहला एलिमेंट तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा एलिमेंट हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक तीसरा एलिमेंट और है, उसको भी देखते हैं।
जो तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट है कि न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन के केस में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते थे, सेम लॉजिक न्यूक्लियस में भी लगता है। इसमें हर एनर्जी लेवल पे 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला एनर्जी लेवल है, सपोज हम हीलियम ले लें, ठीक है। तो हीलियम में 4 इसका मास नंबर है और 2 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, ये मैंने जो बनाया स्पिन है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में अपन डिपिक्ट करते हैं स्पिन को उस तरह से। तो अब इसमें प्रिंसिपल ये है कि कोई भी एक न्यूक्लियॉन यदि हायर एनर्जी लेवल पे यदि चला जाता है तो वो न्यूक्लियस टू दैट एक्सटेंट अनस्टेबल हो जाता है। तो न्यूक्लियस जो है वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन प्रेफर करेंगे जहां पे इस तरह का आउटकम हो, रादर देन ऐसा केस हो कि एक न्यूक्लियॉन को हायर एनर्जी लेवल पे जाना पड़े, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज ये कार्बन न्यूक्लियस देखते हैं, है ना। तो इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। तो 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, इस तरह से फिल कर देंगे और 6 प्रोटॉन वो इस तरह से फिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में सेम एटॉमिक नंबर का एक दूसरा न्यूक्लियस लेते हैं, बोरॉन, है ना। ये बोरॉन का आइसोटोप है जिसमें एटॉमिक नंबर है 5 और मास नंबर जो है 12 है। तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7 है, और प्रोटॉन्स कितने हैं, 5 है। तो इसका यदि हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो जो एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस टाइप का हो जाएगा, 6 और ये 7वां इधर चला गया, ठीक है। और प्रोटॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ, ऐसे हो गया, आप देख लें। तो ये जो न्यूक्लियस है, दोनों में 12 न्यूक्लियॉन्स हैं। ये न्यूक्लियस जो है वो ये वाला फॉर्मेशन प्रेफर करेगा, और ये इस फॉर्मेशन से इस फॉर्मेशन जाता कैसे है ये अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद, रेडियो एक्टिविटी में देखेंगे। तो ये न्यूक्लियस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा स्टेबल है इसके बजाय, जहाँ पे ये अकेला इधर और ये अकेला इधर, ठीक है। तो अपन ने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के 3 फैक्टर्स देख लिए। अब इनका जो नेट रिजल्ट जो है ना, इनका नेट रिजल्ट है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में जो फोर्सेस, नेट फोर्सेस, है ना, जिसमें आपका न्यूक्लियर एनर्जी लेवल भी आ गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गया, आपका ये भी आ गया, जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उन सब का नेट पर न्यूक्लियॉन कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एग्जिस्ट करती है, उसको ये बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकैप्सुलेट करता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में बाइंडिंग एनर्जी देखेंगे थोड़ा डिटेल में।